हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वास्कुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो वास्कुलर टिश्यू मेनली दो टाइप का होता है, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है और प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स। और दूसरा पार्ट लिम्फ है, तो लिम्फ में प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स होती हैं सिर्फ। अब हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के टाइप्स देखें तो ये 3 टाइप्स की हैं: एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। और ल्यूकोसाइट्स की 2 टाइप हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ये होती हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, और ग्रेन्युलोसाइट्स जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। अब वास्कुलर टिश्यू का ओरिजिन अगर हम देखें तो वास्कुलर टिश्यू मेसोडर्म लेयर जो है एम्ब्रियो की, उससे अराइज करता है। और इसका स्पेशल फीचर्स पे अगर आए तो ये फ्लूइड मैट्रिक्स होती है इस टिश्यू की, और फ्री फ्लोटिंग सेल्स होती हैं, और ये सेल्स पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। और इसकी मैट्रिक्स में किसी तरह के फाइबर्स नहीं होते, और जो मैट्रिक्स है वो सेल्स के द्वारा सिक्रीट नहीं की जाती। फिर इनकी सेल्स में पावर ऑफ डिवीजन नहीं होती, सेल डिवीजन नहीं होती है इनकी। फिर फंक्शंस अगर हम देखें तो ये मटेरियल्स को बॉडी के अंदर ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करता है। फिर डिफेंस मैकेनिज्म जो है हमारी बॉडी का, डिफेंस सिस्टम यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। हमारे डिफेंस सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट लिम्फ है। वास्कुलर टिश्यूज मेनली 2 टाइप के हैं, ब्लड एंड लिम्फ। तो पहले हम ब्लड के बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं। जो अडल्ट पर्सन है उनकी बॉडी में 6 to 7 लीटर ब्लड होता है ऑन एन एवरेज, और ये 6 to 10% ऑफ बॉडी वेट होता है। बॉडी के अंदर ये सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। हार्डेस्ट कौन सा बताया था मैंने? बोन्स। और ये ओपेक होता है, विस्कस, इसकी विस्कोसिटी हाई होती है, पानी से थोड़ा सा हैवी होता है ये। और पीएच अगर हम देखें तो स्लाइटली अल्केलाइन है, 7.4 होती है इसकी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर रेड होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर पर्पल होता है। अब कंपोजिशन पढ़ें ब्लड की, तो पहले भी बताया मैंने आपको कि इसमें प्लाज्मा एंड कॉर्पस्कल्स होती हैं। अब हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। पहले फेंट येलो कलर होता है प्लाज्मा का, स्लाइटली अल्केलाइन एंड विस्कस है ये। और प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है ब्लड का, 55 to 60% ऑफ ब्लड वॉल्यूम प्लाज्मा से बना होता है। केमिकली प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसमें वाटर 90 to 92% होता है, 90 से लेके 92 तक। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स 1 to 2% हैं, और ये हैं क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स। कौन सी मेटल्स के? सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन के। और प्लाज्मा प्रोटीन 6 to 8% पार्ट है प्लाज्मा का। और इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो हैं एल्ब्यूमिन 4%, ग्लोबुलिन्स 2.5%, फाइब्रिनोजिन, प्रोपर्डिन एंड प्रोथ्रोम्बिन 0.03% है। बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो 1 to 2% होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और विटामिन। अब वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये भी प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर ही। ब्लड से ही फिल्टर होती है ना यूरिया, और यूरिन के थ्रू पास आउट होती है। एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, एंटीबॉडीज एंड इवन गैसेस, ये भी प्लाज्मा के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज जो है ये मेन न्यूट्रिटिव मटेरियल है,
जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। और हाँ, अगर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाए, नॉर्मल जो है फास्टिंग पे, यानी 12 आवर्स की फास्टिंग जब हो जाए तो 80 to 100 mg होना चाहिए पर 100 ml ऑफ ब्लड। लेकिन 180 माना जाता है इसको। 180 से अगर ज्यादा ग्लूकोज आता है ना, तो फिर ग्लूकोज यूरिन में आना शुरू हो जाता है और इसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं। इंसुलिन की कमी से ये बीमारी होती है और हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाना। और अगर ये डिक्रीज होता है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और यूरिया जो है ये मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है जो ब्लड में पाया जाता है, और ये ब्लड से फिल्टर कहाँ पे होता है? किडनीज में, नेफ्रॉन के थ्रू फिल्टर होता है। अब हम ब्लड कॉर्पस्कल्स की बात करें तो 3 टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पस्कल्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोस, ये दोनों ल्यूकोसाइट्स की टाइप्स हैं, एंड प्लेटलेट्स होती हैं। तो जो कॉर्पस्कल्स हैं ये 40 से 45% ऑफ ब्लड वॉल्यूम होती हैं। एरिथ्रोसाइट्स के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं डिटेल। सभी वर्टिब्रेट्स में, बस मैमल्स को छोड़ के, एरिथ्रोसाइट्स की जो शेप है वो ओवल, बाइकॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड होती है। अब मैमल्स में देखो, ये एक्सेप्शन वाले जो क्वेश्चन है ना, कैमल और लामा यहाँ पे एक्सेप्शन है, यानी कैमल और लामा की जो आरबीसीज हैं उनमें न्यूक्लियस होता है। बाकी सभी की, जितने भी मैमल्स हैं, उनकी आरबीसीज नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं जब मैच्योर होती हैं। सर्कुलर शेप होती है, बाई कॉनकेव होती हैं। बाकियों की देखो कैसी हैं, बाई कॉन्वेक्स हैं और न्यूक्लिएटेड हैं। तो ये नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपने। बाई कॉनकेव शेप से क्या फायदा होगा? इससे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज हो जाएगी। इस रेशियो के इंक्रीज होने से क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ज्यादा होगा। ओके। फिर एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस क्या करेगा? हीमोग्लोबिन कंटेंट को इंक्रीज कर देता है और सेल्स की मोटिलिटी भी इस वजह से इंक्रीज हो जाती है। नॉर्मल हेल्दी अडल्ट पर्सन में 5.5 से 4.5 मिलियन आरबीसीज पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड होती है। इसको टोटल आरबीसी काउंट कहते हैं। ब्लड कॉर्पस्कल्स में सबसे ज्यादा नंबर अगर हम देखें तो वो आरबीसीज का ही होता है। अब आरबीसी काउंट अगर डिक्रीज हो जाए तो एक बीमारी हो जाती है जिसको हम एनीमिया कहते हैं। और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम आरबीसी काउंट डिटरमाइन करते हैं उसको कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। जब आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल लेवल से बहुत ज्यादा अगर इंक्रीज हो जाता है तो इसको कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। और ये कब होता है? जब हम पहाड़ों पे जाते हैं ना, ऊंचाई पे चढ़ते हैं, तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाता है। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेरिक एयर में, तो क्या होगा? आरबीसीज का नंबर, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं ना उनमें आरबीसीज का नंबर ज्यादा होता है। आरबीसीज जब हम अकेली एक आरबीसी को देखें तो ये येलो कलर की दिखाई देती हैं, लेकिन जब बल्क में देखें तो ये रेड कलर की दिखाई देते हैं। और ये रेड कलर किस वजह से है? हीमोग्लोबिन की वजह से है। आरबीसीज की अगर स्ट्रक्चर देखें तो इलास्टिक सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके अराउंड प्रेजेंट होती है। और ये इलास्टिक है इसलिए ये स्क्वीज कर सकती हैं नैरो कैपिलरीज में से। ओके। फिर मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है ना जितने भी, वो एब्सेंट होते हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि ये सेल अपने लिए ऑक्सीजन कम से कम कंज्यूम करेगी। ओके। जितनी ऑक्सीजन ये कैरी करेगी ना वो सेल्स को मिल जाएगी, अपने लिए यूज नहीं करेगी ये। फिर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन
पर 100 ml ऑफ ब्लड हम देखें तो उसको हम हीमोग्लोबिन काउंट कहते हैं। और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हीमोमीटर। देखो आरबीसी काउंट के लिए है हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी सेल्स है ना, तो साइटो आ गया यहाँ पे, साइटो का मतलब सेल है ना। तो हीमोसाइटोमीटर आरबीसी काउंट के लिए, और हीमोमीटर, इसमें से साइटो निकल गया है हीमोसाइटो में से, तो हीमोमीटर हीमोग्लोबिन काउंट के लिए है। अब हीमोग्लोबिन काउंट अडल्ट फीमेल में 12 to 14 ग्राम होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड, और अगर अडल्ट मेल में देखें तो ये 14 to 16 ग्राम होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। और एवरेज लाइफ स्पैन जो है आरबीसीज का वो है 120 डेज। उसके बाद ये खत्म हो जाती हैं। स्प्लीन जो है वो ग्रेवयार्ड होता है आरबीसीज के लिए। आरबीसीज बनती कहाँ है? आरबीसीज के बनने की जो प्रोसेस है उसको हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, और हार्मोन है ये एरिथ्रोपोइटिन जो कि किडनी से रिलीज होता है। इसकी वजह से ये आरबीसीज बनती हैं। और लीवर और स्प्लीन फीटस में एरिथ्रोपोइटिक टिश्यू है। क्वेश्चन इसका इस तरह से आता है, नेम द एरिथ्रोपोइटिक टिश्यू इन फीटस। फीटस में लीवर और स्प्लीन। और अडल्ट में आफ्टर बर्थ कहाँ पे बनेंगी? अडल्ट में भी, और बर्थ के बाद रेड बोन मैरो में बनती हैं आरबीसीज। अब एक्सेस एरिथ्रोसाइट्स, अगर मान लो एरिथ्रोसाइट्स का नंबर जितना बॉडी के अंदर होना चाहिए उससे बढ़ गया, तो ये कहाँ स्टोर होती है? स्प्लीन में। ये ब्लड बैंक होता है बॉडी का, और ये ग्रेवयार्ड भी है। पीछे भी मैंने आपको बताया ना ग्रेवयार्ड क्यों है, क्योंकि ओल्ड जो जैसे 120 डेज है लाइफ स्पेन, तो 120 डेज के बाद कहाँ जाएंगी वो? जब वो खत्म हो जाती है ना ओल्ड एंड वर्न आरबीसीज, वो यहीं पे स्टोर होती हैं ग्रेवयार्ड में, इस स्प्लीन में। और यहाँ से फिर बाइल साल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स बनते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टी इनकी क्या है? रेस्टिंग और स्लो फ्लोइंग ब्लड में जब आरबीसीज ऐसे पाइल अप कर जाती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस प्रॉपर्टी को हम रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। रोलेक्स फॉर्मेशन इनमें क्यों हो पाता है? दे अडहियर टुगेदर ड्यू टू सरफेस टेंशन, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रोलेक्स फॉर्मेशन। ये सिर्फ इन्हीं में होती है और किसी टाइप की कॉर्पसल्स में नहीं होती। फंक्शन क्या है अब इसके आरबीसीज के? हीमोग्लोबिन होता है इनमें, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है, हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, और 97 से 99% ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कैरी करता है? तो कितने करता है? 4 मॉलिक्यूल्स। जब फुल्ली सैचुरेटेड हो तो वो 4 मॉलिक्यूल्स कैरी करता है। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है, 23% करता है बस। और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करता है तो इसको हम कहेंगे कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। फिर ये बफर की तरह एक्ट करता है और बॉडी की कांस्टेंट पीएच को मेंटेन करके रखती हैं आरबीसीज। ओके, अब ल्यूकोसाइट्स पे आते हैं। ल्यूको का मतलब कलरलेस होता है, तो ये कलरलेस होती हैं, इरेगुलर सेल्स हैं। और क्यों कलरलेस हैं? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट है। आरबीसीज का रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से ही था। ये अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं और इनमें अमीबॉइड मूवमेंट होती है। इससे क्या होगा? ये भी कैपिलरीज में से स्क्वीज होके टिश्यूज में आ जाती हैं, और इस प्रोसेस को हम डाइपिडेसिस बोलते हैं। डाइपिडेसिस का मतलब है ल्यूकोसाइट्स का कैपिलरीज में आ जाना, स्क्वीज होके उसमें से, ओके, कैपिलरीज से टिश्यूज में आ जाना, दैट इज डाइपिडेसिस। और कौन सी मूवमेंट से? अमीबॉइड मूवमेंट से। इनका साइज आरबीसीज से थोड़ा सा बड़ा होता है और नंबर आरबीसीज से कम होता है। हेल्दी पर्सन में
जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, TLC इसको हम कहते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये कितना है 500 से 10,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। अब WBC का काउंट अगर बढ़ जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। और कब बढ़ता है ये बीमारियों का डायग्नोज कर सकते हैं हम बीमारियों को। RBC का TLC के बढ़ते ही या घटते ही हमें ये पता चल जाएगा कि भाई किस टाइप की बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है। तो जब नंबर इंक्रीज हो जाए तो अपेंडिसाइटिस हो सकती है, न्यूमोनिया हो सकता है, या ल्यूकेमिया में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है ल्यूकोसाइट्स का नंबर, ब्लड कैंसर होता है ये एक तरह का। और अगर WBC काउंट कम हो जाए तो उसको ल्यूकोपिनिया कहते हैं। और ये कब होता है, जब फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो उसकी वजह से होता है। या ट्यूबरकुलोसिस, टीबी में डिक्रीज होता है ये WBC काउंट, है ना। तो ये किस लिए यूजफुल है WBC का काउंट जो TLC है, इन डायग्नोजिंग डिजीजेस। अब इनके स्ट्रक्चर देखें तो ये न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनके साइटोप्लाज्म में ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे होता है ल्यूकोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस एरिथ्रोसाइट्स की सिंथेसिस, ल्यूकोपोइसिस ल्यूकोसाइट्स की फॉर्मेशन। ये बनती हैं लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में, थाइमस में और रेड बोन मैरो में। इनका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है, 3 to 4 days इन ब्लड। अब इनकी टाइप्स करें तो मेनली ये दो टाइप की हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या होता है, किसी भी तरह के ग्रेन्यूल्स इसके साइटोप्लाज्म में नहीं होते, इनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर कोई लोब नहीं होते। अब दोनों टाइप इसकी हम पढ़ते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट, दो तरह की होती हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। मोनोसाइट्स लार्जेस्ट ऑफ ल्यूकोसाइट्स हैं, हाईली मोटाइल होती हैं, इनका ये लार्ज साइज है तो न्यूक्लियस भी लार्ज है, साइटोप्लाज्म भी ज्यादा है, और बेसिकली ये फैगोसिटिक इन नेचर होती हैं। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है, फॉरेन केमिकल है, उसको ये हार्मफुल केमिकल कोई है तो फैगोसाइटोसिस कर लेती, एंगल्फ कर लेती हैं। और ये किस में चेंज हो जाती हैं फिर, मैक्रोफेजेस में। ये हमारी बॉडी को जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस हैं उनके इन्फेक्शन से बचाती हैं। और ये TLC का टोटल 5.3% है, इनका नंबर 100 से 400 क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होता है। लिम्फोसाइट्स, इनका साइज इतना ही होता है जितना RBCs का, और इनका न्यूक्लियस लार्ज होता है, साइटोप्लाज्म इसमें स्कैंटी है, ये मोटाइल नहीं है और ना ही ये फैगोसिटिक है। ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं, एंटीबॉडीज सिक्रिएट करती हैं ये, तो ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ये 30% होती हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का, 1500 से 2700 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। और ये दो तरह की होती हैं, B एंड T लिम्फोसाइट्स। अब ग्रेन्युलोसाइट्स पढ़ते हैं, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं और लोब्ड न्यूक्लियस होता है, ये रेड बोन मैरो में ही बनती हैं। अब इनकी 3 सब टाइप्स हैं, बेसोफिल, एओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल जैसा कि नाम है, बेसिक स्टेन से स्टेन होती हैं, मिथाइलिन ब्लू इसका एग्जाम्पल है बेसिक स्टेन का। इनका साइज लार्ज होता है और इनका न्यूक्लियस एस शेप्ड होता है। ये हिस्टामिन्स एंड हिपेरिन मेनली, और भी होते हैं पर ये मेन है। हिस्टामिन्स पहले भी मैंने आपको बताया था, हिस्टामिन्स जो हैं इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस होते हैं। जब कोई फॉरेन सब्सटेंस, केमिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है बाय प्रोड्यूसिंग हिस्टामिन्स। और हिपेरिन जो है ये नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है जो ब्लड में प्रेजेंट है। इनका लाइफ स्पैन होता है 8 to 12 आवर्स ही है बस, और नंबर इनका सबसे कम है, 0.5 से 2% होती हैं ये TLC का।
एसिनोफिल्स एसिडिक डाइज से स्टेन होती हैं, जैसे कि इओसिन, और इनका बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, लार्ज साइज होता है, लाइफ स्पैन इनका थोड़ा सा ज्यादा है बेसोफिल से, 14 आवर्स है ये। इनका नंबर, अगर एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक डिजीजेस होती हैं जैसे कि अस्थमा है या कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया जैसे एस्कैरियोसिस है, तो इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। और ये वुंड हीलिंग में भी हेल्प करती हैं। कैसे हेल्प करती हैं? टॉक्सिन्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और ये टीएलसी का 2 to 4% है। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट होती हैं डब्ल्यूबीसीज में, ये 62% ऑफ टीएलसी हैं। ये एसिडिक या बेसिक दोनों तरह की डाइज से स्टेन हो जाती हैं। साइज थोड़ा लार्ज होता है इनका, और मैनी लोब्ड न्यूक्लियस है। ये भी फैगोसिटिक हैं एक्शन में। ये फैगोसाइटोसिस का क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सी लिम्फोसाइट्स फैगोसाइटिक इन नेचर हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि देखो ये भी फैगोसिटिक हैं, न्यूट्रोफिल्स, और पीछे हम पढ़ रहे थे मोनोसाइट्स, वो भी फैगोसिटिक हैं, जो बाद में मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब इनको हम क्या कहते हैं? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जहां पे कोई इन्फेक्शन होता है ना, उस एरिया में कीमोटैक्सिस से अट्रैक्ट हो जाती हैं और वहीं पे इकट्ठी हो जाती हैं, और इनका लाइफ स्पैन है 10 to 12 आवर्स। और हमारी बॉडी को फिर ये जब इन्फेक्टेड एरिया पे इकट्ठी हो जाएंगी और ऊपर से फैगोसिटिक हैं, तो इन्फेक्शन का कारण जो भी है ना, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या उसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया कोई टॉक्सिन है, ये फैगोसाइटोसिस कर लेती है, उसको एंगल्फ कर लेती हैं। अब हम एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स का डिफरेंस एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो, ये न्यूट्रोफिल्स, मैनी लोब्ड न्यूक्लियस, ये लिम्फोसाइट्स दिखा रखी हैं, और ये हैं आरबीसीज, और ये पूरा पार्ट ब्लड है। ये ब्लड की स्लाइड बनाई हुई है पूरी। तो आरबीसीज जो हैं कलर्ड ब्लड कॉर्पसल्स हैं, और ये कलरलेस कॉर्पसल्स हैं। नंबर देखें तो आरबीसीज का ज्यादा है, 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, और ये 7,000 से 10,000 ही है। शेप एंड साइज देखें, ये सर्कुलर बाइकॉन्केव है, 7 to 8 mm इनका डायमीटर है। ये राउंडेड अमीबॉइड होती हैं, 10 to 18 mm, उससे लार्ज हो गई ना, विद द एक्सेप्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब ये नॉन मोटाइल होती हैं, स्पेशल केसेस में मूव करती हैं, और ये ज्यादातर मोटाइल होती हैं। अब ये रेयरली ब्लड वेसल से निकल के जाएंगी, और ये जो हैं बहुत जल्दी ब्लड वेसल से अमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू निकल जाती हैं। डायपिडेसिस मैंने आपको बताया था जिसको हम कहते हैं, और टिश्यूज में आ जाती हैं जहां भी किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, कुछ भी है। इनमें हीमोग्लोबिन होता है एरिथ्रोसाइट्स में, जबकि ल्यूकोसाइट्स में हीमोग्लोबिन नहीं होता। रोलेक्स फॉर्मेशन सिर्फ एरिथ्रोसाइट्स में होता है, ये ल्यूकोसाइट्स में नहीं होता। अब एरिथ्रोसाइट बस एक ही टाइप की होती हैं, इनकी कोई और सब टाइप नहीं है, लेकिन ल्यूकोसाइट्स जो हैं ये 5 टाइप्स की हैं। लाइफ स्पैन इनका 120 डेज है, और इनका मैक्सिमम 12 to 13 डेज, बल्कि मैंने बताया आपको 4 to 7 डेज ही होता है। ये स्पेशलाइज्ड होती हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इनका कोई रेस्पिरेटरी फंक्शन नहीं होता। ये क्या करती हैं? ये हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। देखो आगे, इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस एंड इम्यूनिटी ऑफ बॉडी, जबकि एरिथ्रोसाइट्स का कोई रोल नहीं होता डिफेंस और इम्यूनिटी में। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं हम, तो आरबीसीज का नंबर इंक्रीज हो जाता है। और इनका नंबर कब इंक्रीज होता है? जब शरीर में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, तभी इंक्रीज होगा। अब प्लेटलेट्स लास्ट टाइप की हम कर रहे हैं,
ब्लड कॉर्पस सेल्स, ये हैं स्मॉल साइज्ड होती हैं, कलरलेस होती हैं, और ये मेगा कैरियोसाइट्स, ये लार्ज सेल्स होती हैं, स्पेशल सेल्स होती हैं बोन मैरो के अंदर, उनसे बनती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लेटलेट्स कौन सी सेल से बनती हैं, मेगा कैरियोसाइट्स। ये नॉन न्यूक्लिएटेड हैं और इनका नंबर 2.5 लाख तक होता है पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। इंक्रीज और डिक्रीज जो है प्लेटलेट्स का, अगर इंक्रीज है तो इसको हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहेंगे, यानी ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के अंदर ही जम सकता है अगर इनका नंबर इंक्रीज हो गया तो, और डिक्रीज हो गया तो इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कह सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या है, अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई ना तो वो देर तक होती रहेगी। लाइफ स्पैन इनका अबाउट ए वीक है, और इनका मेजर रोल जो है वो ब्लड क्लोटिंग में है। कैसे हेल्प करती हैं ये, प्लेटलेट से प्लेटलेट फैक्टर और एंजाइम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये रिलीज होता है जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लोट फॉर्मेशन कॉज करता है। इससे क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होगी। जब भी चोट लग जाती है और खून निकलता है ना एकदम, थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है। तो किस वजह से रुकता है, प्लेटलेट्स से जो ये एंजाइम निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसकी वजह से। अब ब्लड प्लेटलेट्स एक और प्रोटीन सिक्रीट करती हैं, सीरोटोनिन, और ये सीरोटोनिन है वैसोकंस्ट्रिक्टर। जब चोट लगी और मैं अभी बता रही थी ब्लड निकल रहा है, तो अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ज्यादा ब्लड फ्लो कर जाएगा, तो फटाफट ये क्या करती हैं, जब चोट लग जाती है सीरोटोनिन सिक्रीट करती हैं, उससे हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और कंस्ट्रिक्ट होंगी तो ब्लड का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने से क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी को ब्लड मिलेगा, ब्लड लॉस कम होगा, बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वेसल्स का डायमीटर कंस्ट्रिक्ट हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ब्लड का जो फ्लो है ना वो स्लो होगा। ओके, इससे ब्लड लॉस कम हो जाएगा। अब थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स एक ही बात है, लेकिन थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं ये इनको जो मैमल्स को छोड़ के बाकी वर्टिब्रेट्स में इन प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इनका शेप थोड़ी सी अलग होती है, स्पिंडल शेप्ड होती हैं, बाइकॉन्वेक्स न्यूक्लिएटेड होती हैं, और ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म होता है। अब ब्लड के फंक्शंस अगर हम देखें तो प्लाज्मा के मेन फंक्शंस हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है ये, गैसेस का ट्रांसपोर्ट, फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड से टारगेट ऑर्गन, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। फिर पीएच ऑफ ब्लड कांस्टेंट 7.4 जो रहती है प्लाज्मा की वजह से ही रहती है। ब्लड लॉस को कैसे प्रिवेंट करता है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन ये सिक्रीट करता है, इसकी वजह से ब्लड क्लोट बनता है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन्स इसी में प्रेजेंट होते हैं। फिर एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में जो ऑस्मोटिक टेंशन ब्लड का मेंटेन करके रखता है, और ये ऑस्मोटिक टेंशन है 25 mm ऑफ मर्करी कोलम। ये मिडल मैन की तरह एक्ट करता है फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स। फिर इसमें प्रोपर्डीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है और वायरसेस को न्यूट्रलाइज करता है। आरबीसीज का क्या फंक्शन है, इनका मेन फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन को एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड को एज कार्बोअमीनो हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसीज का फंक्शन है कि ये सोल्जर्स ऑफ बॉडी, कौन सी, देखो वही दोनों नाम आए ना, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। ये कैसी हैं, फैगोसाइट्स हैं, है ना। ये अटैक करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और लिम्फोसाइट्स एंड इओसिनोफिल्स क्या डिस्ट्रॉय करती हैं, टॉक्सिन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने रिलीज किए। फिर स्कैवेंजर्स का काम भी करती हैं न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, क्योंकि ये फैगोसाइटोसिक हैं, फैगोसाइटाइज कर देती हैं ये डेड सेल्स को और बॉडी को क्लीन करती हैं। फिर
बिल्डर्स हैं ये। लिम्फोसाइट्स क्या बनाती हैं, जब चोट लग जाती है ना हमें और वो ठीक होती है, तो वहां पे जो निशान बनता है ना, स्कार उसको हम कहते हैं, वो स्कार इन लिम्फोसाइट्स की वजह से ही बनता है, इसलिए ये बिल्डर्स भी हैं। फिर प्लेटलेट्स का मेन रोल है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं ये। अब लिम्फ जो है ये कलरलेस फ्लूइड होता है। कंपोजिशन देखें तो ये क्लियर कलरलेस फ्लूइड मैट्रिक्स इसकी, प्लाज्मा और फ्लोटिंग अमीबॉइड सेल्स होती हैं। सिर्फ व्हाइट कॉर्पस सेल्स इसमें होती हैं, मेनली लिम्फोसाइट्स होती हैं। इसमें आरबीसीज बिल्कुल भी नहीं होती, ना प्लेटलेट्स होती हैं, और ब्लड प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं। कैल्शियम फास्फोरस कंटेंट भी ब्लड के कंपैरिजन में बहुत कम है, और ये भी ब्लड की तरह ही क्लॉट कर सकता है। इसके फंक्शंस देखें तो ये कैरी करता है मटेरियल्स को टिश्यूज से ब्लड में, और मिडल मैन की तरह एक्ट करता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। फिर ये इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और टिश्यूज को मॉइस्ट रखता है। फिर इसका मेन रोल फैट के ट्रांसपोर्ट में है। इंटेस्टाइन से फैट जो है उस एब्जॉर्ब होती है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां से कहाँ लेके जाता है, वेनस ब्लड में। वन वे ट्रांसपोर्ट होता है इसका। अब हम डिफरेंस करें लिम्फ और ब्लड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है एग्जाम में। तो लिम्फ कलरलेस है और ब्लड जो है ये रेड कलर्ड है। लिम्फ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम है और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। ये बॉडी के लिम्फ जो है बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है और इम्यून सिस्टम का पार्ट है, जबकि ब्लड जो है न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, गैसेस और वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अदर टॉक्सिन्स, इनका सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। लिम्फ के अंदर बहुत ही कम अमाउंट प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज बिल्कुल नहीं होती इसमें। डब्ल्यूबीसीज में मेनली लिम्फोसाइट्स होती हैं और प्लेटलेट्स थोड़ी सी होती हैं, और ब्लड में प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट सब कुछ होता है। अब ये बहुत ही कम ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड, अभी बताया मैंने, सिर्फ फैट कैरी करता है, जबकि ब्लड जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है और डाइजेस्टेड फूड भी कैरी करता है। लिम्फ प्लाज्मा में प्रोटीन्स ना के बराबर होते हैं, और ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन्स भी होते हैं, और मिनरल्स, मेन मिनरल्स हैं कैल्शियम, फास्फोरस प्रेजेंट होती हैं। अब ये सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स, कहाँ सप्लाई करता है, टिश्यूज टू ब्लड, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू, और ये ब्लड जो है ये न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट ऑर्गन्स में सप्लाई करता है। इसका जो फ्लो है लिम्फ का बहुत ही स्लो होता है, और ब्लड का जो फ्लो है वो फास्ट होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। और लिम्फ स्लोली क्लॉट करता है क्योंकि इसमें बहुत ही कम फाइब्रिनोजन होता है, और ब्लड जो है वो फास्टली, क्विकली क्लॉट बना लेता है क्योंकि इसके अंदर फाइब्रिनोजन ज्यादा है। और लिम्फ की जो मूवमेंट है बस एक ही डायरेक्शन में होती है, बॉडी टिश्यूज से हार्ट की तरफ, और ब्लड की जो मूवमेंट है ये बाई डायरेक्शनल या सर्कुलर इसको हम कहते हैं, बॉडी टिश्यूज से हार्ट में और हार्ट से फिर बॉडी के अंदर आता है। तो ये था हमारा वास्कुलर टिश्यू। थैंक यू बच्चों, समझ आ गया होगा आपको।